हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम इज ऑन पे। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ नाबार्ड फेज 2 सीरीज का पार्ट 33 लेकर। ये हमारा 33वां पार्ट है। अभी तक 32 पार्ट का डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। प्रीवियस वीडियो में एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक, मैंने मेंबर्स 102 बोल दिए थे। हालांकि जब विकीपीडिया पे आप एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पे 103 लिखे हैं, लेकिन जो साइड वाला पार्ट होता है जिसमें फैक्चुअल नॉलेज होती है उसमें ये गलत ही लिख रखा है, तो मैं क्या करूँ। खैर, फिर भी ग्रुप स्टडी का यही फ़ायदा होता है। आप में से किसी ने कमेंट करके मेरे को बताया था तो इसलिए मैंने करेक्ट करवा दिया। एग्ज़ाम में भले ही ना, लेकिन सही नॉलेज तो होनी ही चाहिए हम लोगों को। उसके अलावा एक मिस्टेक नहीं हुई थी, एक चीज़ मुझसे मिस हो गई थी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना मैंने आपको पढ़ाई था। इसके विषय में जो डिस्कशन हुआ था कि हमारा बिहार से लॉन्च की गई है, तेलिहार विलेज से 50,000 करोड़ का फंड एलोकेट किया गया है। उसमें मैं एक फैक्ट ये भूल गया था कि 125 डेज के लिए एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था और मैं मिस कर गया था। तो आप इंक्लूड कर लीजिएगा जहाँ भी आपने नोट किया हो। हालांकि जब भी मैं स्कीम का मॉड्यूल अपलोड करूँगा और उसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना जायज़ है कि मैं कवर करवाऊँगा तो उसमें मैं आपको बता दूंगा। अब आप ये मत सोचिएगा पता नहीं कब कवर करोगे, 6 महीने से तो बोल रहे हो। आज का पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2020 किसके द्वारा जारी की गई। तो ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2020 को जारी किया गया है यूनेस्को द्वारा, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसके द्वारा ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट जारी की गई। कोविड-19 का एजुकेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है इसका एनालिसिस इस रिपोर्ट में किया गया है। इस रिपोर्ट का एक थीम भी था। थीम क्या था? इंक्लूजन एंड एजुकेशन, ऑल मीन्स ऑल, यानी सबके लिए मतलब सबके लिए। ये था इस रिपोर्ट का थीम। पर्पस क्या था इस रिपोर्ट को जारी करने का? पर्पस ये था, यूनेस्को द्वारा SDG 4 की प्रोग्रेस चेक करनी थी ऑल ओवर वर्ल्ड में। कौन सी कंट्री SDG 4 जो कि एजुकेशन से रिलेटेड है, क्या प्रोग्रेस हो रही है सारी कंट्रीज़ में। SDG कुछ मेन SDG आपको पता होनी चाहिए। जैसे SDG 4 एजुकेशन से रिलेटेड है, SDG 4 आपका नो पॉवर्टी यानी गरीबी से रिलेटेड है। SDG जो आपका SDG 2 है वो जीरो हंगर से रिलेटेड है। 3 आपका हेल्थ से रिलेटेड है। 4 मैंने आपको बता दिया एजुकेशन से रिलेटेड है। 5th आपका जेंडर इक्वलिटी से रिलेटेड है और 6th आपका सैनिटेशन वाटर कंजर्वेशन। तो ये 6 तो आपको पता ही होने चाहिए, लेकिन आप रटिएगा मत। जैसे आज आपको SDG 4 याद हो गया कि एजुकेशन से रिलेटेड है, वैसे किसी दिन जेंडर इक्वलिटी की बात हो तो आप वो पढ़ लीजिएगा। ऐसे याद करिएगा तो इजिली आसान हो जाएगा। बात करते हैं इस रिपोर्ट में सिर्फ एक फैक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को ने कहा कि अप्रैल 2020 के दौरान 91% जो स्टूडेंट्स हैं वो स्कूल से बाहर थे कोविड-19 के कारण। तो ये रिपोर्ट का बहुत मतलब कि सिर्फ एक ही खास इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो आप नोट कर सकते हैं। अप्रैल 2020 में 91% ग्लोबल स्टूडेंट्स स्कूल से बाहर थे कोविड-19 के कारण। तो ये इम्पैक्ट पड़ा कोविड-19 का एजुकेशन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है AHIDF। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 15,000 करोड़ का फंड अप्रूव हो गया है कैबिनेट द्वारा। एक दो वीडियो में मैं इसकी डिटेल कवर करवा दूंगा। तो देखिए आज ही आ गया। AHIDF मतलब एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। रिसेंटली कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया, 15,000 करोड़ का बजट एलोकेट किया गया है। आप सभी को पता है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान जब लॉन्च किया था उसी के तहत ये फंड अनाउंस किया गया था। इसको जो लोन रिपेमेंट पीरियड होगा इसमें वो 6 ईयर्स का होगा। कितना? 6 ईयर्स का होगा। ये यहाँ पे ईयर लिखना भूल गया मैं। मॉरेटोरियम दिया जाएगा 2 ईयर्स का। तो ये आप दो फैक्ट नोट कर लीजिएगा। जो एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड होगा उसमें लोन मॉरेटोरियम 2 वर्षों का होगा, 2 ईयर्स का, और जो आपका लोन रीपेमेंट टाइम होगा वो 6 ईयर्स का होगा। उसके अलावा मैं बता दूं आपको, खास बात इस फंड की ये है कि जो भी बेनिफिशरीज एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट से होंगे, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट आपको पता है 117, जो भी बेनिफिशरीज एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट से होंगे उनको 4% का इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाएगा, और जो नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट से होंगे उनको 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाएगा। तो आप देख रहे हैं प्रोजेक्ट कॉस्ट, जो आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसका सिर्फ 10% आपको देना पड़ेगा। बाकी जाके आप 90% के लिए लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं किसी भी शेड्यूल्ड बैंक से। तो ये स्कीम का पार्ट है। और लोन कौन ले सकता है? फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन यानी FPO, इंडिविजुअल, कई सारे लोग, कई सारे क्राइटेरियाज हैं, वो सारे लोन ले सकते हैं। तो ये मोटा मोटा था जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है OBC अदर बैकवर्ड क्लास रिजर्वेशन पर एक कमेटी बनी थी, आप सभी को पता है, रिफॉर्म करने के लिए। आपको बताना है उस कमेटी की चेयरमैन यानी अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही है।
तो जस्टिस जी रोहिणी जो कि दिल्ली हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस रह चुकी हैं, इनके द्वारा ओबीसी रिजर्वेशन को रिव्यू करने के लिए और लगभग जो 5000 ओबीसी सब कास्ट है उनको कैटेगराइज करने के लिए, क्योंकि रिजर्वेशन का फ़ायदा सबको मिलना चाहिए, फ़ायदा नहीं मिल रहा है, इसीलिए ये जी रोहिणी कमेटी बनाई गई है। आप देखिएगा रिसेंटली इसका टेन्योर 6 मंथ के लिए एक्सटेंड कर दिया गया था, इसलिए कमेटी चर्चा में थी। और संविधान के कौन से आर्टिकल के तहत ये कमेटी बनाई गई है? देखिए, राष्ट्रपति द्वारा या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा संविधान के आर्टिकल 340 के तहत ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस के हित के लिए कोई भी कमेटी बनाई जा सकती है जो ये बताए कि क्या काम करना चाहिए। तो आप देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इन्होंने स्किल बिल्ड रीइग्नाइट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, किसकी मदद से? तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन की मदद से स्किल बिल्ड रीइग्नाइट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। देखिए, स्किल बिल्ड रीइग्नाइट प्लेटफॉर्म ये जॉब सीकर्स के लिए और जॉब प्रोवाइडर्स के लिए या फिर बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स स्टार्टअप्स होल्डर सबके लिए होगा। क्या है इस स्किल बिल्ड रीइग्नाइट का प्रूफ? इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है स्किल बिल्ड यानी स्किलिंग करेगा आपकी। इसमें क्या होगा, ऑनलाइन तरीके से आपको फ्री कोर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, साथ ही साथ मेंटरिंग प्रोवाइड की जाएगी। तो रिसेंटली MSDE ने मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने IBM के साथ मिलकर स्किल बिल्ड रीइग्नाइट प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है। तो आप देखिएगा, तो मैंने आपको बता दिया खास बात क्या है इस स्किल बिल्ड रीइग्नाइट प्लेटफॉर्म की। लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा। ITI जो आपके होते हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ITI जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, लेकिन स्किल बिल्ड रीइग्नाइट प्लेटफॉर्म आपको लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा। कितना अंतर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया के बाहर फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी किस सिटी में स्थापित की गई? तो इंडिया के बाहर पहली योगा यूनिवर्सिटी स्थापित की गई है लॉस एंजलिस जो कि कैलिफोर्निया US में है। यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी। इसका इनॉग्रेशन किया गया है V मुरलीधरन द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं V मुरलीधरन। इन्होंने लॉस एंजलिस में जो इंडिया के बाहर पहली योग यूनिवर्सिटी है विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी, जिसका शॉर्ट फॉर्म है वायु शॉर्ट फॉर्म है, इसका इनॉग्रेशन कर दिया है। तो आप देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल, ये एक बिहेवियरल चेंज कैंपेन है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल कैंपेन लॉन्च किया गया है नीति आयोग द्वारा। नीति आयोग ने ये क्यों कैंपेन लॉन्च किया है? नीति आयोग का कहना है कोविड-19 अब तो जाने वाला है नहीं, तो हमें अपने बिहेवियर में कुछ ना कुछ चेंज लाने ही चाहिए, इसीलिए इन्होंने नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल कैंपेन लॉन्च कर दिया है। इसमें क्या है? देखिए, मेनली फोर की बिहेवियरल चेंज पर फोकस किया जाएगा। एक तो मास्क वियरिंग कंपलसरी, दूसरा आपका सोशल डिस्टेंसिंग, तीसरा आपका हैंड हाइजीन और चौथा पब्लिक में स्पिटिंग नहीं करना है। ये आपके 4 की फोकस एरियाज होंगे जिन पर फोकस किया जाएगा नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल में। तो आप इतना याद रखिएगा। स्लोगन भी है इसका, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। तो आप लोग कहीं और मत सोच लीजिएगा कुछ। तो ये है आपका नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल, नीति आयोग ने लॉन्च किया है। कई सारे इंस्टीट्यूशंस में नीति आयोग की हेल्प कर रहे हैं, जैसे बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत जो डिपार्टमेंट्स हैं वो सारे, तो कई सारे हैं। आप इतना मत याद रखिए, सिर्फ नीति आयोग याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है UNODC यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम, इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की है। आपको बताना है 2018 में कितने लोग ड्रग ले रहे हैं अकॉर्डिंग टू UNODC रिपोर्ट। तो 2018 में 269 मिलियन लोग ड्रग ले रहे हैं, यानी 2.7 करोड़ के आसपास लोग जो है ड्रग ले रहे हैं। देखिए, जो अभी इन्होंने रिपोर्ट जारी की है उसका नाम है वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट। 2009 में जारी की थी, उसके बाद 2018 में जारी की, लगभग 10 वर्षों बाद 2020 में रिलीज़ की गई है। उसमें बताया गया है कि 2018 में लगभग 269 मिलियन लोग ड्रग ले रहे हैं। इसमें रिया चक्रवर्ती और सौविक चक्रवर्ती बिल्कुल शामिल नहीं है, आप नोट कर लीजिएगा। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2009 से अगर कंपेयर किया जाए तो ड्रग लेने वालों की संख्या में 30% का इंक्रीज देखा गया है, और अब तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो लगा हुआ है। बताया गया है कि वर्तमान में 35 मिलियन है, ये 35 मिलियन लोग ड्रग रिलेटेड डिसऑर्डर से पीड़ित हैं, जैसा सुशांत सिंह चक्रवर्ती को बताया गया था। तो आप देखिएगा 35 मिलियन लोग ड्रग रिलेटेड डिसऑर्डर से पीड़ित हैं। ये वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2020 में बताया गया है UNODC द्वारा। कहा गया है कि 2018 में जो रिपोर्ट जारी की है उसमें बताया गया है कि सबसे अधिक लोग कैनबीज, जिसको भांग कहते हैं हिंदी में,
उसका यूज़ कर रहे हैं ड्रग के तौर पे। मैंने गाँव में भी देखा है, खैर भांग का यूज़ करते हैं लोग। न्यू क्वेश्चन है, किस कंट्री के रिसर्चर्स द्वारा कोविड-19 सिचुएशन को एंथ्रोपॉस, ये टर्म है, ये घोषित किया गया है? तो रिसेंटली यूके के रिसर्चर्स ने कोविड-19 पेंडेमिक सिचुएशन को एंथ्रोपोस टर्म से संबोधित किया है, एड्रेस किया है। एंथ्रोपोस मतलब, एंथ्रो मतलब क्या होता है? ह्यूमन बींग्स। पॉज मतलब रुकना। आप वीडियो पॉज कर देते हैं ना, कई बार खाना खाने चले जाते हैं, कुछ भी करने चले जाते हैं, तो एंथ्रोपोस मतलब क्या है? ह्यूमन एक्टिविटीज़ पूरी तरह से रुक गई हैं, इसीलिए एंथ्रोपोस ये जो है सिचुएशन बताई गई है कोविड-19 पेंडेमिक को, यूके के रिसर्चर्स ने बताया है। इस बस आपसे एग्जाम में ये पूछेंगे, डेफिनेशन दी होगी कि कोविड-19 पेंडेमिक सिचुएशन को इसमें से कौन सी टर्म से संबोधित किया गया है, तो वो 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से आपको ये पहचाननी होगी एंथ्रोपोस। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन इंक्लूड किया, आपसे यूके नहीं पूछेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्टेट द्वारा नेशनल पोर्ट में जो वीट प्रोक्योरमेंट होता है उसमें टॉप किया गया है, यानी मैक्सिमम वीट प्रोक्योरमेंट किस स्टेट द्वारा किया गया है? तो इस बार एमपी द्वारा मैक्सिमम वीट प्रोक्योरमेंट किया गया है। गेहूं की सबसे ज़्यादा खरीदी एमपी द्वारा की गई है और इसने पंजाब को पीछे छोड़ दिया है। अभी तक पंजाब सबसे ज़्यादा खरीदी करता था, लेकिन कोविड-19 क्राइसिस के बाद एमपी ने सबसे ज़्यादा वीट प्रोक्योरमेंट किया है और नेशनल पूल जो होता है एफसीआई द्वारा मैनेज किया जाता है फूड ग्रेन का, उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया नेशनल पूल में किसने? एमपी ने। लेकिन आप याद देखिएगा, पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी तो एमपी से कई गुना ज़्यादा है। कितनी? लगभग 52%। हाँ, 52% पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है पंजाब की एमपी से। अगर बिना मतलब प्रोडक्टिविटी के आधार पर बात ना करें, नॉर्मल वेज में बात करें, तो यूपी में सबसे ज़्यादा वीट प्रोडक्शन होता है, ये तो आपको ही पता ही है। तो वीट प्रोक्योरमेंट में एमपी ने टॉप किया है, पंजाब सेकंड आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, इसकी 49th मीटिंग हुई थी, आपको पता है किसके द्वारा हेड की गई? तो नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल की 49th मीटिंग की अध्यक्षता की है पीयूष गोयल जी ने। नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत जो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड है, उसी के अंतर्गत आपकी ये नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल है, जो कि सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत रजिस्टर्ड सोसाइटी के तौर पर कार्य करती है। इसके अध्यक्ष हमेशा जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर होते हैं वही इसके चेयरपर्सन होते हैं। आप यहाँ देखिएगा, नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल की स्थापना 1958 में हुई थी, लेकिन कभी नहीं पूछेंगे आपसे एग्जाम में आपसे ये पूछ सकते हैं कि नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। आपको बताना है एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है टोक्यो में। ये जो है उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, यानी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए एशिया में काम करने वाली संस्था है। इसी के एक पार्ट के रूप में नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल इंडिया में स्थापित की गई थी और नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल का भी मेन पर्पस प्रोडक्टिविटी कल्चर को प्रमोट करना है इंडिया में। तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली स्टार्स प्रोग्राम के अंतर्गत $500 मिलियन की फिनेंशियल असिस्टेंस इंडिया को दी गई है, किसके द्वारा? तो रिसेंटली वर्ल्ड बैंक द्वारा स्टार्स प्रोग्राम के अंतर्गत $500 मिलियन की फिनेंशियल असिस्टेंस दी गई है इंडिया को। स्टार्स मतलब स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स, ये है स्टार्स प्रोग्राम। इसके तहत वर्ल्ड बैंक डिफरेंट कंट्रीज़ की टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बेहतर करने के लिए हेल्प करता है। तो इंडिया को इसके लिए इसने $500 मिलियन की फाइनेंशियल असिस्टेंस दी है। स्टार्स प्रोग्राम के तहत जो असिस्टेंस मिली है उसको इंडिया 6 स्टेट्स में यानी 6 राज्यों में यूज़ करेगा। 6 राज्यों में जो भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ की एजुकेशन क्वालिटी को और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए ये फंड यूटिलाइज किया जाएगा $500 मिलियन। वो 6 स्टेट कौन हैं? हिमाचल प्रदेश, केरल, एमपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, उड़ीसा, ये 6 स्टेट हैं। जो स्टार प्रोग्राम है वो इंडिया में समग्र शिक्षा अभियान के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है। अब समग्र शिक्षा अभियान आ गया, तो समग्र शिक्षा अभियान एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम मतलब 60-40 90-10। जो समग्र शिक्षा अभियान है ये 3 स्कीम को मर्ज करके बनाया गया था। वो 3 स्कीम्स कौन सी हैं? एक है आपका सर्व शिक्षा अभियान SSA सर्व शिक्षा अभियान, दूसरा है आपका RMSA राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और तीसरा है आपका TE टीचर एजुकेशन। तो इन 3 स्कीम्स को मर्ज करके समग्र शिक्षा अभियान बनाया गया था। समग्र शिक्षा अभियान जो है प्री स्कूल लेवल से 12th क्लास तक इम्प्लीमेंट किया जाता है और समग्र शिक्षा अभियान 2 T's पर फोकस करता है। वो 2 T's कौन है? एक है टीचर और दूसरा है टेक्नोलॉजी। तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा। स्टार्स प्रोग्राम के अंतर्गत
वर्ल्ड बैंक द्वारा इंडिया को $500 मिलियन की असिस्टेंस प्रोवाइड की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने नशा मुक्त भारत एक्शन प्लान लॉन्च किया है कितने वर्षों के लिए? तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए। नशा मुक्त भारत ये एक एनुअल एक्शन प्लान है, यानी कि 1 वर्ष के लिए लॉन्च किया गया है। एनुअल एक्शन प्लान 2020 से लेके 2021 के लिए लॉन्च किया गया है। नशा मुक्त भारत कैंपेन या फिर एक्शन प्लान मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें क्या होगा, जो सबसे ज़्यादा 272 डिस्ट्रिक्ट्स पर जो सबसे ज़्यादा मोस्ट अफेक्टेड हैं ड्रग एब्यूज से, उन पर फोकस किया जाए। इसके तहत डी एडिक्शन फैसिलिटीज़ स्थापित की जाएंगी ताकि लोगों को छुटकारा दिलाया जा सके नशे से। साथ ही साथ ड्रॉप इन सेंटर्स भी स्थापित किए जाएंगे। जैसे घर पे कोई बंदा है, जैसे रिया और सौविक जैसे लोग हैं, उनको ड्रॉप इन फैसिलिटी में आप ड्रॉप इन सेंटर में छोड़ सकते हैं। जैसे संजय दत्त को छोड़ा गया था ना, वो मूवी आई थी जो आप लोग देखे होंगे, तो उसी तरह है ड्रॉप इन सेंटर भी स्थापित किए जाएंगे। आपको याद रखना है 272 डिस्ट्रिक्ट पर फोकस किया जाएगा अगले 1 साल तक नशा मुक्त भारत एक्शन प्लान के तहत। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्टर कौन है? थावर चंद गहलोत। रिसेंटली एक नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर स्थापित की गई है, उसके अध्यक्ष हमेशा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के मिनिस्टर रहेंगे, तो आप इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड पर पहली ग्लोबल रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की गई है? तो इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड पर पहली ग्लोबल रिपोर्ट FATF ने जारी की है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इन्होंने इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड पर पहली रिपोर्ट जारी कर दी है ग्लोबली। अभी तक किसी ने भी इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड पर ग्लोबली रिपोर्ट नहीं जारी की थी। इस रिपोर्ट का टाइटल क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग एंड इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, ये रिपोर्ट का है टाइटल। इस रिपोर्ट में जो इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड है इसको ग्लोबल थ्रेट बताया गया है, तो आप नोट कर लीजिएगा। प्रीलिम्स में ऐसा ही क्वेश्चन आया था लेकिन वो किसी और सिनेरियो से था। तो ग्लोबल थ्रेट किसे बताया गया है इस रिपोर्ट में? इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड को। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईयरली इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड से लगभग $23 बिलियन का, कितना? $23 बिलियन का इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड से ही रेवेन्यू जनरेट हो जाता है। ये FATF ने अपनी पहली इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड रिपोर्ट बताया है और इसका नाम क्या है, टाइटल क्या है इस रिपोर्ट का? मनी लॉन्ड्रिंग एंड इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, FATF द्वारा जारी की गई है। इसका हेडक्वार्टर भी पेरिस में है, जो आपका OECD का हेडक्वार्टर है उसी में स्थापित है। इंडिया FATF का मेंबर है लेकिन OECD का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो इंडिया का फिनांस कमीशन यानी वित्त आयोग होता है उसको संविधान के कौन से आर्टिकल के तहत स्थापित किया गया है? तो फिनांस कमीशन को आर्टिकल 280 के तहत स्थापित किया गया है। वर्तमान में 15th फिनांस कमीशन चल रहा है। चेयरपर्सन कौन है? NK सिंह। अब ये क्वेश्चन इसलिए लिया मैंने क्योंकि रिसेंटली जो पंचायती राज मिनिस्ट्री थी उसने 15th फिनांस कमीशन से कहा है कि हमें 10 लाख करोड़ दिया जाए, यानी कि अगले जो 6 वर्ष हैं, आप सबको पता है जो इस बार का फिनांस कमीशन है वो 6 वर्ष के लिए रिकमेंडेशन दे रहा है, 6 ईयर्स के लिए। नॉर्मली जो है 5 ईयर्स के लिए दिया जाता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर बन गया तो इस वजह से ऐसा हो गया है। तो रिसेंटली जो आपकी पंचायती राज मिनिस्ट्री ने कहा है कि 15th फाइनेंस कमीशन में जो ग्राम पंचायतें हैं, यानी जैसे आपकी अर्बन लोकल बॉडीज होती हैं वैसे रूरल लोकल बॉडीज हैं, उनके लिए 10 लाख करोड़ का एलोकेशन किया जाए 15th फाइनेंस कमीशन में, जबकि 14th फाइनेंस कमीशन में सिर्फ 2 लाख करोड़ का किया गया था। लगभग 5 गुना एक्स्ट्रा एलोकेशन मांगा जा रहा है इस बार पंचायती राज मिनिस्ट्री द्वारा 15th फाइनेंस कमीशन के लिए, तो आप इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिनेटर वीक किस डेट से स्टार्ट हुआ था? तो पॉलिनेटर वीक इंडिया में स्टार्ट हुआ था आपका 22 जून से। 22 जून से लेके 28 जून तक पॉलिनेटर वीक इंडिया में स्टार्ट हुआ था। देखिए 2007 में पहली बार इसको लॉन्च किया गया था। जो US की सीनेट है, साथ ही साथ एक संस्था है पॉलिनेटर पार्टनरशिप, उसके साथ मिलकर US सीनेट ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया था। पॉलिनेशन के विषय में एक बेसिक फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि जो फ्लावर होता है, देखिए फ्लावर का मेल पार्ट होता है उसको कहते हैं एंथर, ANTHER। एंथर से जो आपका पॉलन ग्रेन होता है उसको स्टिग्मा में ट्रांसफर किया जाता है। ये फीमेल पार्ट होता है, स्टिग्मा में ट्रांसफर किया जाता है किसी फ्लावर के, तभी उस क्रॉप का पॉलिनेशन होता है। तो मेल पार्ट क्या होता है? एंथर। फीमेल पार्ट होता है स्टिग्मा। पॉलिनेशन तभी होगा जब पॉलन ग्रेन को एंथर से स्टिग्मा में ट्रांसफर किया जाएगा। तो आप याद रखिएगा पॉलिनेशन की पॉलिनेशन 2 तरीके से होता है। एक इनवर्टिब्रेट्स के द्वारा होता है, जैसे बीज हुई आपकी, फ्लाइज हुई, बटरफ्लाइज हुई, ये होता है आपका इनवर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट मतलब मंकी हुआ, आपका रोडेंट हुआ, बर्ड्स हुई, ये हो गए वर्टिब्रेट। तो पॉलिनेशन 2 तरीके से होता है।
ऐसा कहा जाता है कि पॉलिनेशन की वजह से जो हमारी क्रॉप होती है उसकी प्रोडक्टिविटी 24 से 25% बढ़ जाती है। यानी कि अगर आपका पॉलिनेशन समाप्त हो जाए इस दुनिया से तो आपकी 25% 25% प्रोडक्टिविटी लॉस हो जाएगी। तो आप इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकल्प पर्व को किस मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया है? तो संकल्प पर्व एक प्लांटेशन कैंपेन है, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा लॉन्च किया गया था। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा था कि हम लोगों को हर्बल हेरिटेज को बढ़ाने के लिए, मतलब कि मेडिसिनल प्लांट लगाने चाहिए कम से कम 5। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हर्बल हेरिटेज पर फोकस किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा। हर्बल हेरिटेज, इसमें क्या होगा, संकल्प पर्व के तहत 5 मेडिसिनल प्लांट लगाए जाएंगे ताकि हर्बल हेरिटेज को प्रमोट किया जा सके। जो इंडिया की हर्बल हेरिटेज है उसको, इसमें वो जो 5 मेडिसिनल प्लांट होंगे वो कौन से होंगे? बरगद, आंवला, पीपल, अशोक और बेल। अशोक का पेड़ तो है मेरे यहाँ, ठीक है। तो ये जो आपका संकल्प पर्व मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का इनिशिएटिव है, 5 ट्रीज लगाए जाएंगे इसमें। तो आप इतना याद रखिएगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड, ये कौन सी मिनिस्ट्री के तहत आता है? नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड, ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के तहत आता है, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोलोंगछू हाइड्रो पावर प्लांट ये किस कंट्री में स्थित है? तो खोलोंगछू हाइड्रो पावर प्लांट स्थित है भूटान में। खास बात क्या है, ये इंडिया और भूटान का पहला ज्वाइंट वेंचर प्रोग्राम है। अभी तक भूटान में जितने भी हम लोग हाइड्रो पावर प्लांट स्थापित करते थे उसमें मोस्टली इंडिया ही बेयर करता था सारा पैसा, लेकिन ये खोलोंगछू हाइड्रो पावर प्लांट इंडिया और भूटान का पहला ज्वाइंट वेंचर प्रोग्राम है, अपने याद रखिएगा। टोटल 600 मेगावाट कैपेसिटी है, 2025 तक बनकर तैयार किया जाएगा। इंडिया की तरफ से जो हमेशा काम करती है सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड, वही इसको जो है ऑपरेट कर रही है यानी इंप्लीमेंट कर रही है इस प्रोजेक्ट को। 2008 में एग्रीमेंट हुआ था मनमोहन सिंह जी द्वारा, भूटान के जो प्राइम मिनिस्टर थे उस दौरान। टोटल 5 प्रोजेक्ट्स के लिए एग्रीमेंट हुआ था इंडिया और भूटान के बीच में, उसमें से ही आपका खोलोंगछू हाइड्रो पावर प्लांट है। तो आप इतना याद रखिएगा। जो आपके 5 एग्रीमेंट्स हुए थे उसमें कहा गया था कि 10,000 मेगावाट का पावर प्लांट स्थापित करने हैं। कुछ दिन पहले आपको याद होगा मांगदेचू प्रोजेक्ट डेवलप किया गया है भूटान में इंडिया की मदद से, 720 मेगावाट। तो आप इतना याद रखिएगा, खोलोंगछू मांगदेचू सारे भूटान में ही हैं। बस इतना फ़र्क है कि खोलोंगछू हाइड्रो पावर प्लांट पहला जॉइंट वेंचर है इंडिया और भूटान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली रिन्यू पावर एक कंपनी है, उसने 400 मेगावाट सोलर पावर के लिए ऑक्शनिंग की है। आपको पता है ऑक्शनिंग का प्राइस क्या था उसका? तो ये न्यूज़ बहुत चर्चा में रही है, आप ध्यान रखिएगा। रिन्यू पावर ने 400 मेगावाट सोलर पावर के लिए ऑक्शनिंग प्राइस रखा है इंडियन रुपीज़ 3.52 पर यूनिट। अगले 15 वर्ष के लिए जो रिन्यू पावर है वो 400 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेगा इंडियन गवर्नमेंट को 3.52 रुपीज़ पर यूनिट पे। अब ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि अक्सर ऐसा माना जा रहा था कि जो हमारी सोलर एनर्जी है वो कोल एनर्जी से, थर्मल पावर से महंगी है। लेकिन अगर आप एनालिसिस करेंगे तो जहां हमें थर्मल पावर इंडियन गवर्नमेंट को पड़ रही है 4.5 रुपीज़ पर यूनिट के, तो उसमें आप देखिए ना कितना 1 रुपये का फ़ायदा हो रहा है इंडियन गवर्नमेंट को। तो रिसेंटली रिन्यू पावर ने ऑक्शनिंग की है कि वो 3.52 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से इंडिया गवर्नमेंट को अगले 15 वर्षों में 400 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई प्रोवाइड करेगा। खास बात क्या है, स्टोरेज फैसिलिटी इंक्लूडेड है, यानी कि जो आपका रिन्यू पावर है वो आपको लिथियम आयन बैटरी भी प्रोवाइड करेगा ताकि आप सोलर इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर भी कर सकें। अभी तक स्टोरेज की बहुत दिक्कत थी। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछेंगे तो ये बिडिंग पूछेंगे, ये 400 मेगावाट पूछेंगे, साथ ही साथ 15 ईयर्स पूछेंगे। रिन्यू पावर का चांसेस कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री GKAY रिसेंटली कितने महीनों के लिए एक्सटेंड कर दी गई है? तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को रिसेंटली 5 मंथ्स के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। जब लॉकडाउन लगा था तो 3 महीने के लिए लॉन्च की गई थी, फिर नवंबर तक एक्सटेंड कर दी गई, नवंबर 2020 तक के लिए एक्सटेंड कर दी गई है 5 मंथ्स के लिए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना आप सभी को पता है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की ये पहल है। इसमें क्या होगा, 5 महीने तक आपको 5 kg वीट और राइस यानी इनमें से एक आपको दिया जाएगा फ्री में, साथ ही साथ 1 kg चना भी दिया जाएगा आपको फ्री में। 80 करोड़ लोगों को इसमें कवर किया जाएगा। और ये जो 5 मंथ्स का एक्स्ट्रा इन्होंने एक्सटेंड किया है उसके तहत गवर्नमेंट पर 1.7 लाख करोड़ का एक्स्ट्रा बर्डन आएगा। पहले से ही फूड सिक्योरिटी एक्ट चल रहा है, उसके तहत आप सबको पता है 5 kg पर पर्सन के हिसाब से वीट एंड राइस दिया जाता है, 2 और 3 रुपये पर किलो के हिसाब से।
उसके बाद ये एक्स्ट्रा आपको लॉन्च की गई है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, यानी ये भी आपको मिलेगा, उसमें आपको रुपए देने हैं, लेकिन इसमें आपको रुपए नहीं देने हैं। फूड सिक्योरिटी एक्ट तो हम लोग मतलब कि ढंग से पढ़ ही चुके हैं। इसमें जो है रूरल इंडिया में 75% पॉपुलेशन और अर्बन इंडिया में 50% पॉपुलेशन, अगर कंबाइन देखा जाए तो लगभग 66% पॉपुलेशन को कवर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉप टू टोटल स्कीम लॉन्च की गई थी पेरिसेबल कमोडिटीज़ के लिए। आपको बताना है कितने महीने के लिए स्कीम रन की जाएगी। तो पहले आपको याद होगा टॉप स्कीम लॉन्च की गई थी 2018-19 के बजट में। टॉप मतलब टोमेटो, ऑनियन, पोटैटो, आलू, प्याज और टमाटर, इन तीनों को स्टोर करने के लिए, ताकि इनके प्राइस जो है प्राइस वॉलेटिलिटी को रोकने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी। अब लॉकडाउन चल रहा था, इस दौरान टॉप टू टोटल स्कीम लॉन्च कर दी गई। आत्मनिर्भर भारत में मैंने आपको बताया था 500 करोड़ का फंड इसके लिए लोकेट किया गया था टॉप टू टोटल स्कीम के लिए। इसमें क्या होगा, फूड एंड वेजिटेबल्स रिलेटेड जितनी भी पेरिसेबल कमोडिटीज़ होंगी उनकी स्टोरेज फैसिलिटी के लिए लोगों को इंसिस्ट किया जाएगा। 6 मंथ के लिए स्कीम लॉन्च की गई है। कब से? जब से नोटिफिकेशन जारी हुआ था 11/6/2020, यानी 11 जून 2020 को नोटिफिकेशन आया था। उसके बाद ये 6 मंथ के लिए स्कीम रन की जाएगी, फिर इसका जो है रिजल्ट देखा जाएगा कैसा रिजल्ट आया है। तो टॉप टू टोटल स्कीम पेरिसेबल कमोडिटीज़ के लिए खास बात क्या है, 2 कंपोनेंट हैं टॉप टू टोटल स्कीम में। एक है आपका जो ट्रांसपोर्टेशन करेंगे जितनी भी एलिजिबल क्रॉप्स हैं उसके लिए आपको इंसेंटिव दिया जाएगा। साथ ही साथ इंसेंटिव कितना जाएगा, 50%। जो आपकी ट्रांसपोर्ट करेंगे आप एलिजिबल क्रॉप्स का या कमोडिटीज़ का, उसके लिए आपको 50% का इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा टॉप टू टोटल स्कीम के अंतर्गत। उसके अलावा जो एप्रोप्रिएट स्टोरेज फैसिलिटी होती हैं, अगर आप उनको हायर कर रहे हैं और फिर टॉप कमोडिटीज़ को स्टोर कर रहे हैं तो 3 महीने तक आपको 50% इंसेंटिव दिया जाएगा जो रेंट आपका पड़ेगा। तो ये 2 कंपोनेंट इसके लिए हैं। टॉप टू टोटल स्कीम मैंने आपको बताया पहले टॉप था सिर्फ टोमेटो, ऑनियन, पोटैटो के लिए। अब ऑपरेशन ग्रीन के तहत टॉप टू टोटल कर दिया गया है 500 करोड़, ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कौन सी हो जाएगी ये, एग्रीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2020 किसके द्वारा रिलीज की गई है। तो स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2020 जारी की है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड UNFPA, न्यूयॉर्क में स्थित है। इसके द्वारा स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2020 जारी कर दी गई है। इस रिपोर्ट का टाइटल क्या है, तो ये आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं या फिर ये टाइटल दे सकते हैं, फिर आपसे पूछ सकते हैं। टाइटल था अगेंस्ट माई विल, यानी मेरी इच्छा के विरुद्ध। मेरी इच्छा के विरुद्ध मत लिखिएगा, इंग्लिश में ही लिखिएगा। अगेंस्ट माई विल डिफाइंग द प्रैक्टिसेस दैट हार्म विमेन एंड गर्ल एंड अंडरमाइन इक्वलिटी, ये था इस रिपोर्ट का टाइटल। इसमें मतलब ये बताया गया है कि वुमेन्स को कैसे ट्रीट किया जा रहा है, कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं समाज में जो वुमेन्स को नुकसान प्रोवाइड कर रही हैं, मतलब नुकसान पहुंचा रही हैं। तो इसके लिए यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ने स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जारी की है 2020। इसमें बताया गया है टोटल 19 यानी 19 तरह की हार्मफुल प्रैक्टिसेस हैं जो वुमेन्स के खिलाफ अपनाई जा रही हैं हमारे सोसाइटी में, जिसमें 3 जो है सबसे ज़्यादा खतरनाक हैं जो वुमेन्स के खिलाफ अपनाई जाती हैं। उन 3 का आप नाम नोट कर सकते हैं। एक है आपका फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, दूसरी है आपकी चाइल्ड मैरिज और तीसरी है सन प्रेफरेंस। ये 3 घटनाएं या फिर बैड हैबिट्स सबसे ज़्यादा वुमेन्स के खिलाफ अपनाई जा रही हैं। हालांकि टोटल 19 हार्मफुल प्रैक्टिसेस हैं जो वुमेन्स के खिलाफ अपनाई जाती हैं, लेकिन उसमें से ये 3 हार्मफुल प्रैक्टिसेस सबसे ज़्यादा अपनाई जाती हैं, आप ध्यान रखिएगा। उसके अलावा ये स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि पिछले 50 वर्षों में ग्लोबली 142.6 मिलियन वुमेन जो है मिसिंग हुई हैं, यानी खो गई हैं, उनका पता आज तक नहीं लगा है। इसमें से 45.8 मिलियन तो सिर्फ इंडिया से हैं। तो आप देख सकते हैं इंडिया वाले कहीं पीछे नहीं हैं किसी भी काम में। सबसे ज़्यादा हमारे इंडिया में कहाँ मिसिंग होती हैं वुमेन्स, तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मिसिंग होती हैं। ग्लोबली अगर बात करें तो 18 वर्ष से पहले प्रत्येक 5 में से 1 यानी 1 आउट ऑफ 5 जो गर्ल्स होती हैं उनकी मैरिज 18 वर्ष से पहले हो जाती है। ये भी इस रिपोर्ट में कहा गया है, यानी 1 आउट ऑफ 5 20% गर्ल्स की मैरिज 18 ईयर्स से पहले हो जाती है। यह भी स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट में कहा गया है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड द्वारा। ये न्यूयॉर्क में स्थित है, रिपोर्ट जारी की है इसने। आप याद रखिएगा लास्ट 50 ईयर्स का एनालिसिस किया है वुमेन्स के मिसिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सीलरेट विज्ञान स्कीम, इसके कितने कंपोनेंट हैं। तो एक्सीलरेट विज्ञान स्कीम के 2 कंपोनेंट हैं, एक है आपका अभ्यास और दूसरा है सम्मोहन।
बहुत पूछेंगे क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो इतना नहीं पूछेंगे क्योंकि ART एंड ESI पे ज़्यादा फोकस रहता है नाबार्ड का। आप इतना जरूर रखिए कि ये एक्सेलरेट विज्ञान स्कीम SERB द्वारा लॉन्च की गई है। SERB साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत आता है। एक्सेलरेटेड विज्ञान स्कीम का मेन पर्पस है साइंटिफिक रिसर्च को प्रमोट करना लोगों के बीच में, और लोगों को इंस्पायर करना कि वो साइंटिफिक एजुकेशन के लिए ऑप्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो क्रिमिनल लॉज होते हैं उनको रिव्यू करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने किसकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई है? तो रिसेंटली रणबीर सिंह कमेटी बनाई गई है क्रिमिनल लॉज को रिफॉर्म करने के लिए। तो क्रिमिनल लॉज के रिफॉर्म पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा रणबीर सिंह कमेटी बनाई गई है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनकैट यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर, ये किस वर्ष अडॉप्ट किया गया था यूनाइटेड नेशन द्वारा? तो ये अनकैट जो कन्वेंशन है इसको यूनाइटेड नेशन द्वारा 1984 में अडॉप्ट किया गया था। अभी मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूँ? मैं ये इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि तमिलनाडु में एक पिता और पुत्र को पुलिस वालों ने गिरफ्तार कर लिया था, फिर इतना टॉर्चर किया था कि उनकी मौत हो गई थी, इसलिए ये कन्वेंशन बहुत चर्चा में था। तो आपको पता होना चाहिए अनकैट कन्वेंशन कब अडॉप्ट किया था यूनाइटेड नेशन द्वारा? 1984 में। क्या इंडिया ने रेटिफाई कर दिया है? रेटिफाई इंडिया ने नहीं किया है, इसीलिए तो पुलिस वाले अपनी मनमानी करते हैं। हालांकि इंडिया ने इस पर साइन कर दिया है। कब साइन किया था? 1997 में इंडिया ने साइन कर दिया था। रेटिफिकेशन बाकी है। तो खास बात क्या है, जो आपका अनकैट है ये एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ट्रीटी है, लेकिन इंडिया ने रेटिफिकेशन नहीं किया है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री स्वनिधि पोर्टल किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो प्रधानमंत्री स्वनिधि पोर्टल को डेवलप किया है सिडबी ने। लॉन्च किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हरदीप सिंह जी पुरी जी ने लॉन्च कर दिया है। सिडबी क्या है? जो प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम है इसका जो है इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर है। इसी के द्वारा प्रधानमंत्री स्वनिधि पोर्टल यानी प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि पोर्टल डेवलप किया गया है, आप इतना याद रखिएगा। बाकी प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम के विषय में हम लोग डिटेल पढ़ चुके हैं। खास बात क्या है? खास बात यह है कि जो प्रधानमंत्री स्वनिधि पोर्टल होगा वो अगले 21 मंथ तक यानी 21 महीने तक एक्टिवेट रहेगा, जब तक आपकी प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम चल रही है। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है 10,000 करोड़ का बजट एलोकेट किया गया था, 10,000 रुपीज़ तक का आपको लोन मिल जाएगा अगर आप इस तारीख तक, वो तारीख मैं आपको बता चुका हूँ मार्च 2020 है, उस तारीख तक आप स्ट्रीट वेंडिंग करते थे। जल्दी ही मिलते हैं आप सभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।